नमस्कार, मैं हूं आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। जैसे कि लेक्चर शुरू होने के पहले मैं हमेशा बोलता रहता हूं और वहीं आज मैं फिर बोलूँगा कि यदि कोई नए नए स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएंगे ताकि लेक्चर आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ यदि आपको लेक्चर अच्छी लग रही है, पहले की लेक्चर्स आपने देख रखी है और अच्छी लग रही है, आप ज़रूर इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है इसको टैग कीजिए और बाकी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लेवल अप बीपीएससी हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है बीपीएससी के लिए। और इसके पहले हमने आईएएस में काफ़ी झंडे गाड़ दिए हैं और आगे भी झंडे गाड़ते रहेंगे। बीपीएससी में हमारा न्यू इनिशिएटिव है, इसमें आपके समर्थन की सख्त आवश्यकता है, तो आप समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमें उस तरह से उत्साहित करिए ताकि हम भी आपके लिए उतने प्रतिबद्ध होकर के रिजल्ट लाने में सक्षम हो सकें। आपको पता है कि के लिए क्या बेहतर है और आप जब देख रहे होंगे लेक्चर, तो आप दूसरे लेक्चर से भी कंपेयर कर रहे होंगे और कंपेयर करने के दौरान आपको पता चलता होगा कि कितनी क्वालिटी कंटेंट हमारे पास आ रही है और आप उसको देख रहे हैं। इसी के साथ हम हैं आधुनिक भारत के चैप्टर नंबर 5 में, और चैप्टर नंबर 5 में हम देख रहे हैं क्या देख सॉरी क्या देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं आधुनिक सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। आज आपको पता है कि हमारा समाज मध्यकालीन समय से जो है कई सारी कुरीतियों में झगड़ा हुआ था और इन कुरीतियों का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी के ऊपर पड़ा तो महिलाओं के ऊपर पड़ा। इस कुरीतियों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो शिशुओं के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर पड़ा। ये कुरीति खास तौर पे जितनी भी कुरीतियां आप देखेंगे, जितनी भी सामाजिक कुरीति और धार्मिक कुरीति देखेंगे, सोशल इविल्स और रिलीजियस इविल्स, वो सारी की सारी इविल्स जो है महिलाओं को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। मर्दों को प्रभावित करने वाली कुरीतियां बहुत कम है। जैसे दास प्रथा दोनों के लिए थी। दास प्रथा महिलाओं के लिए भी थी और पुरुषों के लिए भी थी। लेकिन सती प्रथा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, बाल विवाह महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, बहु विवाह महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, पर्दा प्रथा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। शिशु हत्या, और शिशुओं में किसकी हत्या की जाएगी? बालक की हत्या की जाएगी? नहीं, लड़कियों की। हमारे यहाँ भ्रूण हत्या के रूप में अब आजकल इस पे थोड़ी सी रोक लग गई है, वरना अल्ट्रासाउंड करा करके पहले पता कर लेते थे कि को लड़का है लड़की, लड़की है तो मार दो गर्भ में। और अभी भी इस थिंकिंग वाले लोग हमारे समाज में हैं जो बेटों को ही सब मानते हैं। हालांकि बदलते हुए समाज में आपको पता है कि बेटियां ही नाम कमा रही हैं। यूपीएससी में लगातार रिजल्ट्स में आप देख रहे होंगे कि टॉप में हमेशा लड़कियां रहती हैं। आपकी 10th के रिजल्ट हो, आपके 12th के रिजल्ट हो, आपके किसी भी रिजल्ट को, कंपटीशन के रिजल्ट हो, सब जगह लड़कियां अपनी झंडे गाड़ रही हैं। फिर भी हमारे समाज की थिंकिंग बदलने में काफी समय लगेगा। अभी उस स्तर तक समाज की थिंकिंग में बदलाव नहीं हुआ। बस दिखाने के लिए बहुत मॉडर्न अप्रोच हमारा हो गया है। हमारे हाथ में एप्पल की मोबाइल हो गई है, बहुत जो है मॉडर्न वेशभूषा हो गया है, थार और जो है फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों पर चढ़ने की कैपेबिलिटी हो गई है। लेकिन यहाँ से थिंकिंग प्रोसेस नहीं बदल रही है हमारे समाज की। तो हम आज भी लड़कियों को एक वस्तु की निगाह से देख रहे हैं। हमारे लिए लड़कियां एक वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं। ठीक है, तो यह 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान ये कुरीतियों का प्रभाव हमारे ऊपर दिखना स्टार्ट हो गया। जब 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन की जो परमिशन मिल गई, उसके पश्चात ईसाई मिशनरियों ने एक मिशन की तहत अपने धर्म की प्रचार में अपने आप को झोंक दिया और इसका प्रभाव देखने को मिला। लाखों की संख्या में भारतीय हिंदुओं ने, भारतीय मुसलमानों ने, भारतीय अन्य धर्मों के लोगों ने ईसाई धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। जैसे जाति व्यवस्था, आपको पता है जाति व्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? निचले स्तर की जातियां। और निचले स्तर की जातियों के साथ एक्सट्रीम लेवल का भेदभाव होता आ रहा है हजारों सालों से उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। इस स्तर की भेदभाव होती आ रही है कि जो एक चंडाल जाति है, हालांकि इस शब्द का प्रयोग अब करना कानूनी अपराध है, चंडाल और बाकी शब्दों का कानूनी अपराध है, लेकिन मैं आपको फॉर योर नॉलेज, आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं ये चीजें। ये कोई एक ताना नहीं है, एक तरह से जातिवादी सूचक शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तो एक जाति है, चंडाल जाति थी, जो लाशों को जलाने का काम करती रही, और लाशों को जलाने वाली ये जाति जो है
उनको कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। ये जातिगत व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे है। शूद्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में भी ये सबसे नीचे में आते हैं। अब इनको अपने वस्त्र धारण करने के, नए वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं है। इनको ऊपर की जातियों ने इनको नए वस्त्र धारण करने से वंचित कर दिया। ये अपना बर्तन, तो वस्त्र कहां से पहनेंगे? जो मरे हुए लोग हैं उनके वस्त्र को पहन रहे हैं। जो मरे हुए लोगों का वस्त्र है, जो शमशान घाट में फेंक दिया जाता है, उनको पहन के जिंदा है। अपने बर्तन रखने का, अपने नए बर्तन नहीं रख सकते। क्यों? जो मरे हुए लोगों का बर्तन है वो फेंक दिया गया, वो उस बर्तन का प्रयोग करेंगे। इनको अपने गहने पर पहनने का अधिकार नहीं है। जो 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 लोहा फेंक दिया गया, जो शमशान घाट में जो बर्तनें फेंकी गई, उनको गला करके ये अपने लिए कोई गहना बना सकते हैं। सोना चांदी का गहना नहीं पहन सकते। एक जाति है जो साफ सफाई का काम करने का काम करती थी, हालांकि स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन उस जाति को खासतौर पे इसलिए हम जानते हैं क्योंकि वो साफ सफाई में संलग्न है। नालियों की साफ सफाई, मेन होल्स की साफ सफाई, या ये सारी चीजें करती रही हैं, और गांव देहातों में भी ये हमेशा यही करती रही हैं। और मरने हालांकि हमारे हिंदू समाज में उस जाति के बिना हमारे काम नहीं। जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट में जन्म से लेकर के मरण तक उस जाति का सबसे महत्व है। शादियां होती हैं उन्हीं जातियों से, जो है सारी जो है चीजें मंगाई जाती हैं, चाहे वो कहते हैं ना बांस की बनी हुई सारी चीजें। मरने के बाद जो है मुखाग्नि, जब तक वो अग्नि नहीं देंगे वो मुखाग्नि नहीं पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं, लेकिन हमने उनको छांट के रखा था नीचे में। तो भाई उसके बाद क्या हुआ? पहले की समाज क्या करती थी उनके साथ? गांव में यदि आप एंट्री कर रहे हैं साफ सफाई के लिए, आपके गले में एक लगी होती थी हांडी में थूकना है, नीचे नहीं थूकना। कमर में लगी होती थी झाड़ू आगे आगे बढ़ेंगे और पीछे पीछे झाड़ू जो है साफ करती जाएगी। परछाई तक पड़नी मुश्किल है, परछाई पड़ गया आगे यदि, तो आपको दंडित कर दिया जाएगा। मैंने कहीं की कहानी सुनी कि किसी ब्राह्मण के ऊपर परछाई पड़ गई उसकी, और उस ब्राह्मण ने अपने आप को अशुद्ध मान लिया, और अशुद्ध मानने के बाद अपने आप को शुद्ध करने के लिए अपनी बॉडी को दागा जगह जगह से, शुद्ध करने के क्रम में। कहीं पढ़ा मैंने इस चीज को। तो सोचिए कितनी कठोर, कितनी कट्टर जाति व्यवस्था थी हमारी। तो जाति व्यवस्था के अंदर में तो इन सारी कुरीतियों के खिलाफ जो है ईसाई धर्म एक अभियान चला रही थी। उन छोटी जातियों के लोगों के मन में ये भावनाएं बोल रही थी कि आपके अपने धर्म में ही आपको उचित प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, तो आप अपने धर्म में क्यों रह रहे हैं, आप हमारे धर्म में आ जाइए। वो जम के जो है हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते थे, जम के जो है उनकी सामाजिक कुरीतियों को आईना दिखाने का काम करते थे। आपको पता है कि हमारा धर्म 19वीं शताब्दी के समय में हमारा धर्म जो सुसुप्तावस्था में था, सो गया था। हम अपने आप को मानसिक गुलामी में बांध चुके थे, हम निष्क्रिय थे, हम भूल चुके थे कि हम कहां से निकल के, हमारा ओरिजिन क्या है। हम उस पूर्व वैदिक काल से हैं जहां पे महिलाओं और स्त्रियों को बराबरी का दर्जा मिलता था। वहां पे जाति व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं होकर के कर्म के आधार पर थी। हम वहां से निकल के आए, हम अपने वेदों को भूल चुके थे। हमें पता है हमारे वेद में भी हमारे वेद में वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन किस वर्ण व्यवस्था की बात की गई है? उस वर्ण व्यवस्था की बात की गई है जो कर्म आधारित है, ना कि धर्म आधारित है, जाति जन्म आधारित है। अभी क्या हो गया? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा। उस समय क्या होता था? ब्राह्मण का बेटा यदि उसके अंदर बिजनेस का गुण है, व्यापार का गुण है, तो वो वैश्य की कैटेगरी में जाएगा। वैश्य का पुत्र यदि पूजा पाठ में मन लगता है तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में जाएगा। बदलाव हो रहा है, अंतरजातीय विवाहों की संख्या बढ़ेगी, जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन यह हम बात कर रहे हैं 18वीं 19वीं शताब्दी के समय के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के समय में। यह बातें बुरी लग रही हैं हमारे ही हिंदू धर्म के जो जिनकी चेतना जगी हुई है, जो जागृत है, जिनको अंदर से पता है कि हमारे धर्म में सुधार की आवश्यकता है। वो जानते हैं कि हमारे धर्म में सामाजिक कुरीतियां हैं और इनमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हिंदू धर्म जागेगा नहीं। इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया हमारे समाज को बदलने में, हमारे समाज को एक नई दिशा देने में। और इन्हीं लोगों को हम आज के वक्त में समाज सुधारक के नाम से जानते हैं, जिनमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग और कितने सारे डी.के. कर्वे, महादेव गोविंद रानड़े, पंडिता रमाबाई, सैकड़ों की संख्या में उस समय लोगों ने इसको नेतृत्व किया है। तो उसी क्रम में हम तो ये लेक्चर सीरीज बहुत लंबा ले जा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एमसीक्यूज देखना है। एमसीक्यूज के दूसरे लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है।
स्वागत करने के साथ ही इस लेक्चर को शुरू करता हूं और देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि द फादर ऑफ द मुस्लिम रेनेसा इन बंगाल, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कौन है? मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कौन है? नाम याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नवाब अब्दुल लतीफ खान, नवाब अब्दुल लतीफ खान साहब जो हैं उनको कहा जाता है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक, क्योंकि आपको पता है आज के वक्त में भी मुस्लिम पिछड़े हुए हैं। और ये पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि इनमें जो है आधुनिक शिक्षा का अभाव है। जब तक आधुनिक शिक्षा नहीं इनको प्रदान किया जाएगा तब तक इनमें जो है प्रोग्रेस नहीं आएगा। लेकिन यह उसी समय से चीज़ें, और मैंने सर सैयद अहमद खां, पहले लेक्चर में मैंने बताया भी था, सर सैयद अहमद खां मुस्लिमों का पश्चिमीकरण, मुस्लिमों को आधुनिक बनाना चाहते थे। उसी समय उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो है बहुत एडवांस थी, बहुत मॉडर्न थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कौन है? नवाब अब्दुल लतीफ खां आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द न्यू डे। निम्नलिखित में से किसे नए दिन का सुबह का तारा या नौ प्रभात का तारा, इसको क्या कहते हैं? नौ प्रभात का तारा। नौ प्रभात क्या कहते हैं? सुबह को कहते हैं। नौ प्रभात का तारा किसको कहा जाता है? यह उन्हीं को कहा जाता है जिनको कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। ये उन्हीं को कहा जाता है जिनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। ये उन्हीं को कहा जाता है जिनको समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है, समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। ये किनको कहा जाता है? ये किनको उपाधि दी गई है? ये सारी उपाधियां किसको दी गई हैं? हमारे राजा राम मोहन राय साहब को दी गई हैं ये सारी उपाधियां, है ना। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है तो समय लगना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन में ये सारे उपाधि आपने लिख लिए थे, नहीं लिखे थे तो आप पीछे करके लेक्चर को और पहले नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु फाउंडेड आर्य महिला समाज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की है? ये पंडिता रमाबाई रानाडे। रानाडे इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये एमजी रानाडे की पत्नी है। महादेव गोविंद रानाडे की ये क्या है? पत्नी है। इन्होंने कहाँ? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने सेवा सदन की भी स्थापना की थी। हालांकि सेवा सदन में बाद में चल के, हालांकि इस यहाँ पे चल के बहुत क्रिटिसाइज भी होगा इनका, क्योंकि यहाँ पे ईसाई और मुस्लिमों के पाठ भी, मुस्लिमों को भी एक तरह से छूट दी जाने लगी, उनके कुरान और बाइबल्स की बातें की जाने लगी, जिसको चल के बाल गंगाधर तिलक बड़े क्रिटिसाइज करेंगे इनको, और बाल गंगाधर तिलक क्रिटिसाइज करेंगे, जिस कारण से महादेव गोविंद रानाडे को इनकी सदस्यता से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। खैर, हम यहाँ पे थे आर्य महिला समाज पर। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की है? पंडिता रमाबाई ने की है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ रेनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया की बारे में बात की जा रही है। पश्चिमी भारत, सिर्फ भारत के पुनर्जागरण के जनक के रूप में अगर कहा जाए, भारत के पुनर्जागरण के जनक, भारत का पुनर्जागरण यदि कहा जाए तब उस समय हम राजा राम मोहन राय का संज्ञा देंगे। लेकिन यहाँ पे दिया है पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत में थे एमजी रानाडे। एमजी रानाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ रेनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया। फादर ऑफ रेनेसां ऑफ वेस्टर्न इंडिया किसको कहा जाता है? वेस्टर्न इंडिया, एमजी रानाडे को कहा जाता है, इसकी संज्ञा दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। अगला क्वेश्चन है कि इन 1850 द विडो रीमैरिज एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। एसोसिएशन नहीं, ये विडो रीमैरिज समाज एक तरह से सोसाइटी है, नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन की बात पिछले लेक्चर में हो चुकी है, तो ये संघ नहीं कहेंगे, ये समाज कहेंगे। विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना किसने की है? विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना किए थे विष्णु शास्त्री पंडित ने। किसने किए थे? किसने किया था इसकी स्थापना? विष्णु शास्त्री पंडित ने इसकी स्थापना की थी। विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना, विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। ये भी विधवाओं के अधिकारों के लिए और स्त्रियों के अधिकारों के लिए
काफ़ी अग्रसर रहे हैं और एक तरह से आधुनिक शिक्षा, स्त्रियों को आधुनिक शिक्षा भी देने की इन्होंने वकालत की है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हु वॉज द लीडर ऑफ द लोअर कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र? कल पिछले वाले लेक्चर में हुआ था, जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ जम के प्रहार किया, इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्होंने ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणिकल सोसाइटी के खिलाफ अभियान चलाया, ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाया। ये कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने जो है लोअर कास्ट मूवमेंट चलाया है महाराष्ट्र में, है ना। इन्होंने जम के इसका अभियान का नेतृत्व किया, जिसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ पर एक तरह से छोटी जातियों के अंदर स्वाभिमान की भावनाएं जागृत हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो देखिए जी, पहले स्थापित किया जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज सबसे पहले स्थापित किया जाएगा 1828 में, 1828 में। उसके बाद स्थापित की जाएगी आर्य समाज। आर्य समाज 1875 में, 1875 में। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की जाएगी, ये भी 1875 में, लेकिन लेट, ये शुरुआती चरण में। और लेकिन उसके बाद 1875 में इसको स्थापित किया, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और इसको भारत में ये कब इसका हेडक्वार्टर चेंज होगा? 1882 में। रामकृष्ण मिशन कब? 1897 में। रामकृष्ण मिशन कब? 1897 में। तो पहले होगा 2, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4। 2 1 3 4। 2 1 3 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम आगे बढ़े हम लोग, और बढ़ने के क्रम में हमारे सामने निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए जरा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ओके, हियर द क्वेश्चन नंबर 8 इज हु फाउंडेड द सोशल सर्विस लीग इन 1911? किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की है? तो ये जो है एनएम जोशी हैं। एनएम जोशी साहब ने क्या स्थापित किया है? एनएम जोशी ने सोशल सर्विस लीग जो 1911 में स्थापित की। यहाँ पे 3 फैक्ट आ रहा है। कब स्थापित की गई? 1911। क्या स्थापित की गई? सोशल सर्विस लीग स्थापित की गई। किसने स्थापित किया? एनएम जोशी ने इसको स्थापित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आपके पास जो है डेटा निकल के आएगा। 1911 सोशल सर्विस लीग और स्थापनाकर्ता एनएम जोशी। नारायण मल्हार जोशी, इनका पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी। इनका पूरा नाम क्या होगा? नारायण मल्हार जोशी। बहुत बड़े समाज सुधारक हुए ये बाद में चल के। और देखें अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कुछ यूं। Who among the following said I believe in one caste, one religion and one God? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ? इनका मतलब इनका पूर्ण विश्वास किसमें था कि इस धरती पर सिर्फ एक ही जाति है, वह है मनुष्य जाति। एक ही धर्म है, वह है मनुष्यता का धर्म। और एक ही ईश्वर है ना? ठीक है ना? तो एक ही जाति और एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। ये कौन है? ये है नारायण गुरु। नारायण गुरु ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है। नारायण गुरु बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति थे। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कुछ यूं है कि, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु इज स्ट्रेंथनिंग एंड रेनेसा वर एडवोकेटेड बाय थियोसोफिस्ट ने किसके सुदृढ़ीकरण और पुनर्जागरण की वकालत की थी? देखो जी, इसमें हिंदू धर्म की वकालत की थी, बौद्ध धर्म की वकालत की थी, लेकिन पारसी धर्म की वकालत इसमें कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हिंदू धर्म की वकालत की थी, बौद्ध धर्म की वकालत की थी, लेकिन इस्लाम कहीं नहीं है, तो इस्लाम, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हिंदू धर्म की वकालत की थी, बौद्ध धर्म की वकालत की थी, जैन धर्म कहीं नहीं है, ये नहीं होगा। केवल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ओनली। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ओनली। तो आगे प्रश्न बढ़े। थियोसोफिकल सोसाइटी किस पे आधारित था? ये किसके पुनर्जागरण की बात कर रहा है? किसको जगाने की बात कर रहा है? हिंदुओं को जगाने की बात कर रहा है? ये बुद्धिज्म को जगाने की बात कर रहा है, उसको रिवाइव करने की बात कर रहा है।
ठीक है, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कुछ यूं है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द फाउंडर ऑफ रहनुमाई मजद आसन। देखो जी, रहनुमाई मजद आसन पारसी समाज सुधार से जुड़ा हुआ है, पारसी समाज सुधार से जुड़ा हुआ है, समाज सुधार से, ठीक है। और इसके संस्थापक में नरोज जी फरदोन थे, ठीक है। इसके संस्थापक में दादा भाई नौरोजी थे, और इसके संस्थापक में एस.एम. बंगाली भी थे, और एक कामा जी भी हैं, बी के कामा, वो भी थे। इनका नाम नहीं है यहाँ पे, तो हम तीन ही नाम देख रहे हैं, नौरोज जी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी और एस.एस. बंगाली। निम्नलिखित में से दिए गए कोड में सही उत्तर चुने, चूज द करेक्ट आंसर फॉर दम फ्रॉम द फॉलोइंग। तब तक तीनों है ना, तो तीनों है तो डी पे जाइए, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 पे हम जाएंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन को हम क्वेश्चनों से रूबरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु वॉज द लीडर ऑफ आंध्र सोशल सर्विस इन 1911। ये गलत शब्द है, 1911 में नहीं है। आंध्र सोशल सर्विस लीग के नेता कौन थे? वीरेश लिंगम। वीरेश लिंगम साहब जो है वो आंध्र सोशल सर्विस, जैसे जो है एन.एम. जोशी ने स्थापित किया था सोशल सर्विस लीग, उसी का एक ब्रांच था आंध्र सोशल सर्विस। और आंध्र सोशल सर्विस के नेता कौन है? वीरेश लिंगम। वीरेश लिंगम ने इसकी स्थापना की थी। तो ये साहब जो है आंध्र वाले क्षेत्र में इस सोशल सर्विस या समाज सुधार से संबंधित कार्य कर रहे हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये सब वन लाइनर, इसीलिए हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। जहाँ पे डेप्थ में जाना होगा मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक है ना। जहाँ पे चीजों फैक्ट बहुत ज्यादा निकल के आएंगी, वहाँ पे फैक्ट के ऊपर हम खुद ही चर्चा कर लेंगे। दयानंद सरस्वती एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज थ्रू सत्यार्थ प्रकाश इन 1874। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। क्या विचार व्यक्त किए? पहला तो है कि उन्होंने धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण किया, सभी धर्मों का तुलनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने एक तरह से कंपैरिजन किया, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस में। यहाँ पर उन्होंने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, मतलब एक तरफ हिंदू धर्म की बात, धर्म ग्रंथों की पढ़ाई की, उसका विश्लेषण किया, उसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस की। उसके बाद एक तरफ मुस्लिम थे, एक तरफ जो है ईसाई थे, सबके बारे में इन्होंने पढ़ने की कोशिश की। ईसाई थे और एक तरफ जो है पारसी लोग भी थे, बौद्ध है, जैन है, सबको पढ़ा इन्होंने। और उसके बाद उनको पता चला कि उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म सर्वोत्तम था। क्या ये दोनों सही है? करेक्ट? क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? हाँ, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, उन्होंने सभी धर्म का तुलनात्मक विश्लेषण किया। दूसरा का स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा, उन्होंने वैदिक धर्म को सर्वोत्तम माना है। उन्होंने वैदिक धर्म को सर्वोत्तम माना है। और एक तरह से ए बी को जस्टिफाई कर, बी ए को जस्टिफाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ए एक्सप्लेन करता है बी को, ए बी को समझाता है या उसका विश्लेषण करता है। दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह सही है। और ए बी का क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी ऑप्शन सही है हमारा। ए बी को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करके क्या पता किया? उन्होंने तुलनात्मक, सिर्फ ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, दोनों के बीच में कोई जुड़ाव नहीं होता, तो सीधे हम क्या कहते ए और बी दोनों सही है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया तब उनको ये प्राप्त हुआ, ये किया तो उन्होंने क्या, उनको क्या प्राप्त हुआ? बी प्राप्त हुआ। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद पता चला कि वैदिक धर्म ही सर्वोत्तम है, इसलिए क्या है, ए बी को समझाता है, ठीक है, या एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे ए एक्सप्लेन बी, ये क्या करता है? एक्सप्लेन करता है बी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कुछ है ऐसा है, हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी बातचीत चल रही थी, राजा राम मोहन राय को तो कई सारी उपाधियों से हमने नवाजा है। अच्छा, राजा राम मोहन राय को इतना ही उपाधि नहीं प्राप्त है, इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने भारत में सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत करी है। आपको पता होना चाहिए, इन्होंने 3 पत्रिका इनका बहुत फेमस है। एक तो 1821 में शुरू किया गया, याद रखिएगा, है ना, संवाद कौमुदी, जो हम चर्चा कर चुके हैं, संवाद कौमुदी। दूसरी हमने चर्चा करी, दूसरा हमारे सामने आ रहा है 1822 में फारसी भाषा में इन्होंने एक पत्रिका निकाला, नाम था मिरातुल अखबार, एग्जाम में पूछ चुका है, मिरातुल अखबार 1822 में।
और 1822 में ही एक अंग्रेजी पत्रिका भी निकाली, नाम था इसका ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्राह्मणिकल मैगजीन। तो इन्होंने तीनों ही पत्रिका में, तीनों ही भाषा में मैगजीन, ठीक है, निकाली है। इनकी पहली जो पुस्तक छपी थी 1809 में, याद रखिएगा, इनकी पहली पुस्तक कब छपी थी? 1809 में, फारसी भाषा में, तोहफत अल मुहद्दीन, ये नाम था इसका, तोहफत उल मुहद्दीन। इसका अगर हिंदी शब्दार्थ निकालें तो इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। क्या था? एकेश्वरवादियों को उपहार। इन्होंने एक पत्रकारिता के ऊपर और लेख के ऊपर बात चल रही है तो एक और बात जान जाइए कि 1820 में इन्होंने ईसाई धर्म के अध्ययन के बाद, ईसाई धर्म का गहन अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने लिखा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्या लिखा? प्रीसेप्ट्स ऑफ, हिंदी में लिखता हूं ताकि हिंदी मीडियम वालों को ही पता चल जाए। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जो 1823 में लंदन में छपा। किसमें? लंदन में छपा, लंदन में प्रकाशित हुआ 1823 में। किसकी सहायता से? जॉन डिग्बी की सहायता से, जो इनके यहाँ ये दीवान रह चुके हैं। जॉन डिग्बी की सहायता से इन्होंने वहाँ पर लेख छपा, और जब वहाँ के लोगों ने ये लेख पढ़ा तो उसमें एक बहुत बड़े विद्वान ने इसके ऊपर टिप्पणी की कि यदि यह लेख के ऊपर कोई हिंदू नाम ना जुड़ा होता तो हमें यही पता होता कि यह किसी उच्च शिक्षित अंग्रेज द्वारा लिखा गया है। उनकी राइटिंग एबिलिटी, उनकी राइटिंग कैपेसिटी इतनी शानदार थी कि उनको जो है, उनकी जो है कंपैरिजन किसी अंग्रेज विद्वान से किया जाता था, और 12 भाषाओं का ज्ञान था उनको। तो ये जो है इनका देन है। तो आधुनिक भारत का जनक किसको कहा गया? किनको कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने पेश है। पहले इसको मैं मिटा दूं, फिर आ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, वरना अगले क्वेश्चन पे भी यही चीज दिखेगा आपको, फिर बातें समझ में नहीं आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भाई बहुत कुछ ज्यादा हो गया ना, होता है। चलिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा गया या पिता कहा गया? अगले, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ये मुस्लिम आंदोलन से संबंधित है, तो ये पहला जो है ना वो सही नहीं है, देवबंद स्कूल, क्योंकि देवबंद स्कूल ननौतवी और गंगोही के प्रयासों से खुला था। ननौतवी और गंगोही के प्रयासों से खुला था। सैयद अहमद मदनी नहीं थे इसमें। मस्जिद से अहरार मौलाना आजाद सही है। खाकसार इनायतुल्लाह मशरिकी, खुदाई खिदमतगार, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। खुदाई खिदमतगार किसके द्वारा चलाया गया था? अब्दुल गफ्फार खां, इनके द्वारा चलाया गया था। इन्होंने, अब्दुल गफ्फार खां ने जो है एक आंदोलन चलाया था, इसका नाम है लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाई थी। ये हम लोग आधुनिक भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ेंगे ना, इसमें डिटेल में देखेंगे। बस ये जो है जान जाइए कि सुमेलित नहीं है, यहाँ पर ननौतवी और गंगोही होगा, और यहाँ पर ये तीनों सही हैं। तो मुस्लिम आंदोलन से संबंधित ये है, पहला क्वेश्चन आया है मुस्लिम आंदोलन से संबंधित। एक वहाबी आंदोलन वाला भी आया था, तो वहाबी आंदोलन का क्या जो है उद्देश्य था? वो था इस्लाम को शुद्ध करना, इस्लामीकरण करना। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, ठीक है। पहला है, ब्रह्म समाज सपोर्टेड मोनोथिज्म। ब्रह्म समाज ने एकेश्वर का समर्थन, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन किया, और अवतारवाद, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, इन सब का घनघोर विरोध किया। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। एब्सोल्युटली सही। आज के समय में DAV का एक बहुत बड़ा जो है चेन चल रहा है पूरे भारत में, जहाँ पे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज या स्कूल्स जो हैं पूरे भारत में जो है सैकड़ों की तादाद में है। हमारे यहाँ भी है एक DAV स्कूल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दयानंद स्वामी विवेकानंद ने की थी। हाँ, अपने गुरु के याद में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है, 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये तीनों ही हमारा सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे फिर बता दूं कि लाइक करिए जरूर,
ये हमें उत्साहित कर रहा है। लाइक से हम पैसा नहीं कमाते, लाइक हमको इनकरेज करता है। शेयर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हमारे सामने क्या निकल के आता है? हमारे सामने 17 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन राय। तो बात दरअसल यहाँ पे अब आ गई कि 1814 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी जॉन डीवी की, और 1815 में इन्होंने अपनी पहली जो है संस्था की स्थापना की थी। वो संस्था था आत्मीय सभा। 1815 में ब्रह्म समाज की स्थापना, पहले ब्रह्म सभा की स्थापना होगी 1828 में, और यही ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज के नाम पे चला जाएगा, और तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापित की जाएगी, और यह जो है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की जाएगी। इसमें राजा राम मोहन राय का कहीं कोई रोल नहीं है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ने के साथ हमें ये क्वेश्चन सामने निकल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे बेस्ड, इसलिए बहुत केयरफुली इसको समझिए कि कहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा तथ्य सही है और कौन सा तथ्य सही नहीं है। ये शब्द अगर सही पढ़ना आपने ठीक से तो फिर आप गलत करके आ जाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सही है, ये सही है। और सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि सही है। संविधान सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते थे, हाँ सही है, संविधान सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, एकदम सही है, एकदम सही है। मैडम एचबी ब्लावत्स्की और एक और है कॉर्नल एल्कॉट, एल्कॉट याद रखिएगा। इन दो लोगों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भी सही है। कहां पे की थी? न्यूयॉर्क में। कहां पे की थी? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो मैं बाद में ये ट्रांसफर होगा इंडिया। तो मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल एल्कॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। चारों ही स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो हम उपरोक्त में से कोई नहीं पर जाएंगे, ऑप्शन ई पर। तो ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर क्योंकि सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो ये जो है हमारा इसमें आंसर ई आएगा। कौन सा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अंडर द शारदा एक्ट व्हाट वाज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फिक्स्ड रेस्पेक्टिवली। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः क्या निर्धारित की गई है? मैंने पहले भी बताया और मैं फिर से बता दूं, यह एज 14 और 18 साल निर्धारित की गई थी। ये कितने साल? 14 और 18 साल, 14 एंड 18 ईयर्स। 14 लड़कियों के लिए, 14 साल न्यूनतम एज किसके लिए की गई? लड़कियों के लिए, और 18 साल किसके लिए की गई? अब ये जो है लड़कों के लिए। अब इसी बात पे मुझे एक बात याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में, सुप्रीम कोर्ट नहीं किसी हाई कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की है कि लड़कियों का कंसेंट एज फॉर द सेक्स कम किया जाना चाहिए। 18 साल मान के चला जाता है कि बालिग होने के बाद ही उनकी कंसेंट, मतलब वयस्क जब हो जाएंगी तब जो है वो उनकी सहमति अनिवार्य है फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटीज। लेकिन अभी किसी हाई कोर्ट ने इसके ऊपर चर्चा किया है कि नो, फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी देयर शुड बी कंसिडरेशन ऑन द एज ऑफ कॉन्सेंट, है ना। खुद फिर से विचार करना चाहिए कि क्या इसको कम किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि कई सारे राष्ट्रों में, कई सारे देशों में उसके लिए एज कम किया गया है। कई जगह 14 साल है, कई जगह 16 साल है ना। तो इसको अब ये चर्चा एक नहीं छिड़ेगी भारत में अलग। अभी बीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा चल ही रही थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी है? तो चर्चा जब चली राजा राम मोहन राय की प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको याद दिलाया था मैंने कि जब उस समय के मुगल शासक अकबर द्वितीय की पेंशन की बात आई और लंदन जाना था, उसके पहले राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। उसके पहले उनका नाम राम मोहन राय था और राजा की उपाधि दे करके उनको लंदन भेजा गया। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आता है? आंसर निकल के आता है अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड ने उनको राजा की उपाधि दी थी। अगले प्रश्न में बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अब कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इट अपोज्ड आइडल वर्शिप, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने बचपन से ही मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के पीछे ये भी उद्देश्य था कि मूर्ति पूजा का विरोध किया जाए। इसने धार्मिक ग्रंथों के लिए पुरोहित वर्ग का अस्वीकार, देखिए तो मैंने बताया भी था कि इट रिजेक्टेड द प्रीस्टली क्लास फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट। इसने बोला कि भाई अगर हमको ग्रंथ को समझना है, ग्रंथ को पढ़ना है, तो हमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है, पुरोहितवाद का विरोध किया है ना। इसके अलावा इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद अचूक है। यहाँ पे जो है ये एरर है, यहाँ पे ये एरर है। इट प्रोपोगेटेड द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफैलिएबल, ये आर्य समाज ने किया है। आर्य समाज ने वेदों की और लौटों की जो है स्लोगन दी, इसने नहीं की। ये वेदों को जो है बहुत ज़्यादा इसको ऊपर जोर नहीं देते हैं। तो ऑप्शन ए और बी हमारा सही है। ऑप्शन ए और बी, तो उपरोक्त में से एक से अधिक पे चलेंगे। डी मोर देन वन ऑफ दी अबव, क्योंकि ऊपर के दो ऑप्शन हमारे सही हैं, तो दो ऑप्शन जब सही होंगे तो हम कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे? मोर देन वन ऑफ दी अबव पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने खोला, स्थापित किया 1864 में, कोई दिक्कत नहीं। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा राजा राम मोहन राय। यही तो उनका प्रथम जो है राजा राम मोहन राय, यही तो उनका सबसे पहला जो है संस्था था। भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज ठीक है, केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम, एकदम सही है। बी ऑप्शन हमारा गलत आ गया, सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए भारतीय ब्रह्म समाज को ही आदि ब्रह्म समाज की संज्ञा दी जाती है। बाद में भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा। मैंने जैसे कि बताया था कि जब केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, क्योंकि केशव चंद्र सेन बहुत लिबरल थे, तो उन्होंने अलग होके भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। और भारतीय ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना गया? आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और आदि ब्रह्म समाज ही बाद में चल के ब्रह्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। ब्रह्म सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें भी जब टूट पड़ जाएगी, जब ये अपनी बात, क्योंकि ये तो चाहते हैं लड़कियों के एज को बढ़ाना। आपको याद होगा 1872 में इन्होंने ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित करवाया था, जिसमें विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह के लिए नियम थे। और ये इसके भी सख्त समर्थक थे कि लड़कियों के विवाह की आयु ज़्यादा होना चाहिए। और इसी के खिलाफ जाकर के उन्होंने खुद अपनी बेटी की शादी 13 वर्ष की बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से कर दी, जिसके खिलाफ आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने और एक स्थापना किया, साधारण ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज में एक और टूट हो जाएगी। और 1878 में कौन? आनंद मोहन बोस और कौन? आनंद मोहन बोस के साथ शिवनाथ शास्त्री ने क्या स्थापित किया? शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है। इस एक्टिविटी ने इनके प्रतिष्ठा को धक्का लगाया। अपनी 13 वर्षीय पुत्री की शादी, और वो भी जिस वैदिक रीति रिवाज के खिलाफ ये बात करते थे, उसी वैदिक रीति रिवाज के तहत इन्होंने शादी करी। तो इसके खिलाफ और भी ज़्यादा एक्शन ले लिया इनके साथियों ने, और अलग होकर के क्या बनाया? साधारण ब्रह्म समाज 1878 में। ठीक है, नाम याद रखिएगा। कौन? आनंद मोहन बोस और कौन? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते के क्रम में हमारे सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स वेहेमेंटली अपोज द जूरी एक्ट ऑफ 1826, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 27 कर दे थोड़ा सा। 1826 में आया था, 1827 में पास हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का पुरजोर विरोध किया? देखिए जी, राजा राम मोहन राय साहब ने इसका पुरजोर विरोध किया है। ये क्या था? ये जो है समाज सुधारक ने 1826 का जो जूरी अधिनियम है, जूरी एक्ट है 1826 का, ये दरअसल हिंदू और मुस्लिमों के बीच में डिफरेंस करता था। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भेदभाव करने वाला एक बहुत बड़ा ये एक्ट था। इसके खिलाफ खड़े हो गए राजा राम मोहन राय कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेदभाव करने वाली ये एक्ट थी, जिसके खिलाफ राजा राम मोहन राय उठ के खड़े हो जाएंगे। ठीक है,
तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने जूरी एक्ट 1826 के खिलाफ विरोध किया है। और ये जूरी एक्ट क्या था? जूरी एक्ट था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भेदभाव करने वाली लॉ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 24 है कुछ यूं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया। देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किसका कहना है? स्टेटमेंट है बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका एक बहुत बड़ा पुस्तक है, नाम है इनका, बहुत बड़ा नाम है। नाम इनके पुस्तक का नाम है आनंद मठ। और आनंद मठ किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। सन्यासी विद्रोह एक नागरिक विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह गिरी संप्रदाय के लोगों ने किया था। सन्यासी विद्रोह का जो कथानक है, जो बैकग्राउंड है, वो क्या है? उसी बैकग्राउंड पे आनंद मठ लिखा हुआ है। आनंद मठ में एक बड़ी फेमस जो है गीत है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत भी बना। राष्ट्रीय गीत बना क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत बना और वो क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है यहीं से है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखेंगे 25, है ना। चलिए 25 नंबर कुछ यूं है। 25 नंबर क्या कहता है? 25 नंबर कहता है अगला। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए जरा सामने क्या है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न फिलॉसफी देन बाय इंडियन फिलॉसफी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की तुलना में पश्चिमी दर्शन से अधिक प्रभावित था? मैंने पहले भी बताया कि सबसे शुरुआत में, जब पहला लेक्चर की शुरुआत के क्वेश्चन आई थी, उसमें मैंने बताया था कि कौन से चीजों का विरोध नहीं किया था। तो राजा राम मोहन राय ने उसमें निकल के क्या था? पश्चिमी शिक्षा का विरोध नहीं किया था। अर्थात ये पश्चिमीकरण से बड़े प्रभावित थे, पश्चिमी शिक्षा से बड़े प्रभावित थे, पश्चिमी दर्शन से बड़े प्रभावित थे, पश्चिमी फिलोसफर से बड़े प्रभावित है, प्लेटो से, अरस्तु से, रूसो से, इन लोगों से बहुत प्रभावित है ये। तो जो है इन्होंने, कौन होगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है वो पश्चिमी दर्शन से अधिक प्रभावित दिखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 26 नंबर कहता है। 26 नंबर क्या कहता है? 26 नंबर कहता है कि जो है 26 नंबर कहता है हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। भारत में मुसलमानों के आधुनिकरण। तो भाई ये बार बार निकल के आ रहा है, भारत मुसलमानों की पश्चिमीकरण, मुसलमानों के आधुनिकीकरण के बारे में किसने बात की है? किसने चाहा है कि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा ले? किसने चाहा है कि मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा लेकर के अंग्रेजी नौकरी में, जो अंग्रेजों की नौकरी है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो नौकरियां, उसमें अधिक से अधिक आरक्षण पाए? कौन है? सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां साहब जो हैं वो व्यक्ति हैं जिसने मुसलमानों के आधुनिकरण का कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन यूज द वर्ड स्वराज्य एंड कंसिडर्ड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? यह व्यक्ति आर्य समाज का संस्थापक है। इस व्यक्ति ने एक पत्रिका लिखी, एक पुस्तक लिखी, नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो 1874 में लागू की गई। इस व्यक्ति ने शुद्धि आंदोलन चलाया। इस व्यक्ति ने जो है गोरक्षा के खिलाफ गोरक्षा के लिए अभियान चलाया। यही व्यक्ति स्वराज्य को बोलने वाला है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाला है, और यही व्यक्ति हिंदी को अपना भाषा, राष्ट्रीय भाषा मानने वाला है। और ये व्यक्ति दयानंद सरस्वती हैं। ये व्यक्ति कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने सबसे पहले स्वदेशी अपनाने की सलाह दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले बढ़ने के क्रम में हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन 28 क्या है? टू कंट्रोल द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, द सिविल मैरिज एक्ट 1872 फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। बाल विवाह की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए एक सिविल विवाह अधिनियम। तो प्रश्न पूछ देगा कि सिविल विवाह अधिनियम कब आया? कब आया? 1872 में। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की गई? 14 वर्ष। 14 वर्ष जो है वो लड़कियों के विवाह की आयु की गई। और कॉन्सेंट एक्ट आया था 1891 में, उसमें कितने की गई थी? 12 वर्ष। और शारदा एक्ट आया था 1930 में, उसमें कितनी की गई? उसमें की गई थी 14 साल लड़कियों की और 18 साल लड़कों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ यूं है। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग लॉ वाज पास्ड इन 1856, है ना। फॉलोइंग लॉ वाज पास्ड इन 1856 में निम्नलिखित कानून पास किया गया है। आपको याद होगा 1856 में कानून की मैंने बात करी थी पहले भी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट इकलौता ऐसा कानून था जो 1856 में पास हुआ। ऑप्शन में जाइए, कहाँ है?
बैन ऑन सती नहीं, 1829 में ही हो गया था। ये हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 3 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। हड़प की नीति तो 1848 में आई, 1848 में आई। तो ये किसको लाई गई थी? डलहौजी द्वारा। हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम केवल तीन ऑप्शन है, बी नंबर, केवल 3 ऑप्शन है, बी नंबर में हम चलेंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ हमने मिल गया 1 नंबर, 1 अंक हमने प्राप्त कर ली एग्जामिनेशन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्या कहता है, ये देखिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्या है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। और सही पूछ रहा है तो ये तो गलत है, तो ये आंसर हुआ नहीं। तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन नहीं होंगे। ये कौन होंगे? देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे। ठीक है। सत्यशोधक समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये ज्योतिबा फुले होंगी। ये कौन होगा? ज्योतिबा फुले होंगे, ज्योतिबा फुले होंगे, ज्योतिबा फुले। ठीक है। और भारतीय सेवक समाज, ये सही है। भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय सेवक समाज क्या है? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी स्थापना की गई 1866 में। इसकी स्थापना की गई 1839 में। इसकी स्थापना की गई 1873 में। और इसकी स्थापना की जाएगी 1905 में। ठीक है। इस प्रकार से हमें चारों संस्था की स्थापना वर्ष भी सामने निकल के आ जाता है। इसी के साथ आज की लेक्चर यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको लेक्चर अच्छी लगी होगी, और लेक्चर अगर अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास के लिए लेता हूँ विदा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आशा है आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी, तो आप इसको और भी ज़्यादा शेयर करिए। ओके, विदा। थैंक यू सो मच।